हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन प्रज्ञान आईएएस। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, प्रोग्राम और स्कीम्स के बारे में रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमने बात किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के लिए, फिर हमने डिस्कशन किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918 एंड फिर हमने बात किया बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000। इन सब एक्ट्स को रिवाइज करने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। सबसे पहले इस एक्ट को डिस्कशन करने से पहले आपको समझना जरूरी है किनको, हमारी फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स को और फॉरेस्ट में रहने वाली जो ड्वेलर्स की ट्राइब ड्वेलर्स की कम्युनिटी है उनके बारे में। ओके, एक्चुअली में ये जो एक्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, बेसिकली ये आपको समझाना चाहता है एक इंटीग्रेशन को, एक इंटीग्रेटेड जो हमारे पास में डेवलपमेंट है दोनों का ही, कैसे कि हम किसी भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसमें रहने वाले लोगों के लाइवलीहुड को भी मैनेज किया जा सकता है। दोनों चीजों को हम लोग एक साथ लेके चल सकते हैं। ये एक्ट हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। क्या हुआ इस एक्ट में, हम बातचीत किया इस एक्ट के केस में कि लाइक अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी आपके फॉरेस्ट लैंड पर रह रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उनके इंडिविजुअल जो राइट्स हैं लाइवलीहुड की, उसका टेकन केयर कैसे कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके लिए, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए, हर एक जो ट्राइबल कम्युनिटी 3 जनरेशन से सर्वाइवल है उनका कहाँ पर, हमारे लैंड में, हमारे फॉरेस्ट एरिया में, तो उनको 4 हेक्टेयर का एक लैंड प्रोवाइड किया और प्रॉपरली एक ओनरशिप जो हमारी लैंड के ऊपर उनको राइट्स है वो प्रोवाइड किए कि आप इनकी इस लैंड पर, पर्टिकुलरली इस लैंड पर कुछ भी जो प्लांटेशन है या कोई भी हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो ग्रो करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 जनरेशन से मतलब है, 3 जनरेशन से हमारा मतलब ये है कि एक जनरेशन जो है वो आपके पास में रिप्रेजेंट करती थी 25 ईयर्स को। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट ने ये कहा हमारे पास में बिफोर अक्टूबर 2005 जितने भी हमारे पास में ट्राइबल्स हैं, यदि वो ट्राइबल्स आपका 3 जनरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिकली वो 75 ईयर्स का टेन्योर्स उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड पर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके पास में ये जो हमारा फॉरेस्ट का राइट है वो अवेलेबल होगा। ये जो उनका लैंड राइट है, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो उनके पास अवेलेबल होगा। परंतु इस जो 4 हेक्टेयर का लैंड है वो इससे, ये एक नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसको किसी भी प्राइवेट कोई पार्टी है, आप उस प्राइवेट पार्टी को इस 4 हेक्टेयर लैंड को एज इन सेल नहीं कर सकते। सेलिंग और बाइंग जो है वो उनके पास में राइट्स अवेलेबल नहीं है। वो उस पर्टिकुलर लैंड का यूज कर सकते हैं अपने खुद के सेल्फ लेवलीहुड के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फॉरेस्ट को, और प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे उस पर्टिकुलर एरिया को, तो वो वहां के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु ना तो उसकी सेलिंग हो सकती है और ना ही उसकी बाइंग हो सकती है। हाँ, इट इज अ ट्रांसफरेबल वन। ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज हेरिटेबल, लाइक फादर टू सन, कि अगर किसी फादर के पास में ये वाला राइट अवेलेबल है तो उससे उसके सन के पास चला जाएगा। सपोज कीजिए कि सन नहीं है तो उनके स्पाउस हैं तो उनके पास में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली के पास में ये राइट चला जाएगा, तो ये उनके पास में ये राइट हमारे पास से अवेलेबल हो सकते हैं। और यदि हम इसके लिए बात करें तो बायोगैस एक हमारे पास में एमपी का फर्स्ट ऐसा ट्राइब था, फर्स्ट ट्राइब जिसको ये जो राइट है हमारा वो प्रॉपरली अवेलेबल हुआ, प्रॉपरली अच्छे से उन लोगों ने इस चीज के लिए गो थ्रू किया। अब बेसिकली ये जो फॉरेस्ट राइट हमारे पास 2006 है ट्राइबल्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, इस एक्ट को अगर हम लोग बात करें कि इस एक्ट को समझने वाली या अप्लाई करने वाली हमारी एजेंसी कौन सी है, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है दैट इज मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये वो एजेंसी है जो डील करती है हमारे इस एक्ट के साथ में, इस एक्ट के साथ में जितने भी प्रोविजंस है उनके साथ। अभी अगर मैं बात करूं रिसेंटली न्यूज की कि ये एक्ट हमारा रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ऐसी कोई कम्युनिटीज आपके पास में अवेलेबल हैं जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो पॉलिसीज हैं या हमारे जो रूल्स हैं उनके अंडर फॉलो अप नहीं आती, इट मींस दैट 75 ईयर का टेन्योर उनकी जनरेशंस जो है अक्टूबर 2005 से पहले वो पूरा नहीं करती हैं, तो उनसे ये लैंड फ्री करवाया जाए, उनसे वो लैंड खाली करवाया जाए। तो जो
जजमेंट ने ट्रिगर कर दिया प्रोटेस्ट को फॉरेस्ट राइट ग्रुप्स के अंदर, कंजर्वेशन की नेचुरल जस्टिस गोल्स को हमारे ये रूल ऑफ कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने उठाई। अभी इस फीचर्स क्या है इस हमारे पास में एक्ट के? बेसिकली ये जो हमारे पास में फॉरेस्ट राइट्स है उनके लिए बात करेगा, ऑक्यूपेशन जो है फॉरेस्ट लैंड्स पे बाय दी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनके द्वारा, तो ये उसके लिए बात करता है। ये एस्टेब्लिश करता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटीज को, इकोलॉजिकल बैलेंस को हमारी इन कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रेंथ करता था कि आप अपने फॉरेस्ट को कैसे कंजर्वेशन की तरफ लेके जा सकते हो। बेसिकली ये लोग ये चाहते थे कि जितनी भी हमारी ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो भी अपना लाइवलीहुड एंजॉय करें और वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रह करके और हमारे फॉरेस्ट का ही कंजर्वेशन लेके चले। ओके, ये हमारे पास में जो रेक्टिफाई करता था जो कॉलोनियल इनजस्टिस हो रहा है यदि किसी के साथ में उसको, और जो ये आइडेंटिफाई करता था टाइप्स ऑफ राइट को, लाइक टाइटल का राइट्स है आपके पास में, यूज के राइट्स है कि ये ऐसा नहीं है कि अगर वो पर्टिकुलर हमने 4 हेक्टेयर का लैंड उनको प्रोवाइड किया है तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाला जितना भी हमारा प्रोडक्ट्स है तो वो सब उस प्रोडक्ट्स को वो यूज कर सकते हैं लाइक सेलिंग के लिए। अभी देखो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई फॉरेस्ट है तो उसके पास में हमारा जो विलेज कम्युनिटी है, जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट है, वो इनके लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट है वो वहां पर हेल्प करेगा, वो उसके लिए काम करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोड्यूस को विलेजेस में लेकर आते हैं और वहां पे उनकी सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से वो यूज कर सकते थे अपने प्रोडक्ट का। अभी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इसमें आप टिम्बर को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि टिम्बर को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो तो हमारे पर्टिकुलरली हमारे सारे जो ट्रीज है उनकी ही आपको आप समझ सकते हो इसमें सारे के सारे ट्रीज को ही कटिंग करनी शुरू हो जाएगी। नो नो नो, टिम्बर इंक्लूडिंग नहीं होता। नॉन टिम्बर जितने भी हमारी चीजें हैं, बैम्बू के प्लांट्स हैं, कोई पर्टिकुलरली मेडिसिनल प्लांट्स है आपके पास में, तेंदू की लीव्स हैं, और जितने भी हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन टिम्बर रिलेटेड होंगे तो वो उनकी उनका जो यूज है उसके पास में वो पर्टिकुलरली अवेलेबल है आपके पास में उसके राइट्स। ठीक है, राइट, ओके। अभी इसमें हम लोग एक अगर इसके लिए नेक्स्ट इसके लिए बात करें आपके पास में, तो नेक्स्ट केस हमारे पास इसमें ये आता है कि क्या गवर्नमेंट अगर उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के अंदर कुछ अपनी इम्प्रोवाइजेशन लाना चाहती है, लाइक कोई रोड की कंस्ट्रक्शन हम करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हम करना चाहते हैं, या कोई रेलवे का प्रोजेक्ट वहां पे आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? इन ट्राइबल कम्युनिटीज को हम लोग वहां से रिमूव कर सकते हैं या इन ट्राइबल कम्युनिटीज को हम वहां से डिसलोकेट कर सकते हैं? यस, दिस इज पॉसिबल। ये एक पॉसिबल प्रोसीजर है, परंतु उस प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स को इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो हमारे पास में ये कि जो वहां का लोकल पीपल है या फिर जो वहां के पर्टिकुलरली जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल पीपल है, तो उनसे आपको एक पर्टिकुलर परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, ओके, हम लोग इसमें जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे डिसलोकेशन के हमारे स्टेप्स को हम लोग बात करेंगे कि यदि हमें वहां से उस हमारे पर्टिकुलर प्लेस से डिसलोकेट किया गया तो ये 3 स्टेप्स का एक प्रोसीजर है। इसे अभी स्टेप नंबर 1, डिसलोकेशन किसी भी रीजन से नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली साइंटिफिक रीजन होना बहुत जरूरी है आपके पास में। अगर आपके पास में कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है तो डिसलोकेशन पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट, साइंटिफिक रीजन होने के साथ में जो वहां पे आपका एक कंसेंट होना चाहिए आपके पास में, जो हमारा लोकल वहाँ का बॉडी है, लोकल जो हमारा वहाँ का गवर्नमेंट है, जो लोकल वहाँ की कम्युनिटी है और जो पीपल है उनकी तरफ से एक कंसेंट आना चाहिए। दिस इज योर स्टेप नंबर 2 कि उनकी तरफ से हमारे पास कंसेंट अवेलेबल है कि हाँ राइट कि यहाँ पर सच में इस चीज की रिक्वायरमेंट है और उनको डिसलोकेट किया जा सकता है। और स्टेप 3 हमें ये अलाउ करता है, ये राइट देता है कि एक पर्टिकुलर उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं कि उनको एक और हमने, ठीक है आपको हमने कंपनसेशन दे दिया कि ये आपके पास में कॉम्पनसेशन है, आप अपना कंपनसेशन को लीजिए और आप यहाँ से जाइए। नो नो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं होगा। कॉम्पनसेशन से नहीं कि हमने उनको मनी प्रोवाइड किया कि नहीं हम लोग यहाँ पर अपना कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, आप अपना पैसा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, बिल्कुल नहीं। उन ट्राइबल कम्युनिटी का आपको प्रॉपर एक लाइवलीहुड उनका उनका
उनकी जो रहने की जगह है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, उनका जो एक लाइवलीहुड है कि किस तरीके से वो अपना हेल्प करे खुद को, वो चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, दिस इज द केस। अभी जो ये हम लोग नॉर्मल केसेस में इस पे बात कर रहे हैं। अभी चैलेंजेस क्या है हमारे इस एक्ट के साथ में, कि व्हाट आर द चैलेंजेस विद दिस एक्ट। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एपिथी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी बहुत ही सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने कहा 3 जनरेशन की, मतलब 75 ईयर्स का टेन्योर होना चाहिए, बट अगर कोई ऐसी हमारे पास में ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका टेन्योर 60 ईयर्स का हुआ है, उसका क्या होने वाला है, राइट? ये तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि देखो माना उनको 75 ईयर्स नहीं हुए, पर 60 साल से तो वो भी उसी की फॉरेस्ट एरिया के अंदर रह रहे हैं, उसी फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयर नहीं है लोग इसके बारे में इतना। डायल्यूशन ऑफ एक्ट है सर्टेन सेक्शंस के अंदर कुछ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 75 ईयर्स का अगर टेन्योर पूरा नहीं है और 60 ईयर्स का हो रहा है, 50 ईयर्स का हो रहा है, तो वहां पर का जो सेक्शन है वो डाइल्यूट हो गया। रिलेक्टेंस होना फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का टू गिव अप द कंट्रोल, राइट? इंस्टीट्यूशनल रोड ब्लॉक आ रहा है, लाइक रफ मैप है हमारे पास कम्युनिटीज के, हमारे पास प्रॉपरली एक कम्युनिटीज के ट्रीज है हमारे पास में वो प्रेजेंट नहीं है। इंडिविजुअल क्लेम्स हैं जो प्रिपेयर करते ग्राम सभा ने हमारे पास में, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है, ग्लिच है हमारे पास, वो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही है। मतलब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है इनके लिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, डिटेल देखिए की स्ट्रेटेजीज बनाना और प्रोएक्टिव स्टेप्स को लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आपके पास में एक्सप्लेन करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट एक्ट की तरफ, दैट इज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अभी जो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, ये आपके पास पे डील करेगा हमारे रेगुलेट करने के लिए जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस हो रहा है उस पे, और इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर कौन कौन सी आप ड्यूटी को लिवाइबल कर सकते हो, ये उसके ऊपर बात करता है बेसिकली। ठीक है, और ये डिस्कशन करता है हमारे पास में एक एरिया को, मतलब देखो अभी तक हम लोग ना ये सुनते आ रहे थे कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, या फिर हमारा विलेज का कोई फॉरेस्ट है, हम लोग सिर्फ उनके लिए बात करते आ रहे थे। लेकिन ये आपका डील करेगा इस चीज के साथ में कि अगर कोई पर्टिकुलर आपका एरिया जिसे हमने डिक्लेयर किया कि हाँ ये रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है, तो वो इस एक्ट के अंडर आपका एस्टेब्लिशमेंट में आता है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इस चीज को डिफाइन करता है। अभी इससे हमारा मतलब क्या है कि मैम आपने नाम तो लिया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, विलेज फॉरेस्ट हो गया, तो इनका इनका मीनिंग क्या है? देखो इनमें थोड़ा माइन्यूट सा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है इनके बीच में। सबसे पहले हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट के लिए बात करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। इट मीन्स दैट कि इस फॉरेस्ट के अंदर मोस्टली आपके पास में जो हम बोलते हैं ना कि हाँ कि आपका इन एंड आउट वो एक प्रोटेक्टेड रहता है। रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है बेसिकली आपके पास में, जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी हमारी गवर्नमेंट के पास में रहेगी, कोई प्राइवेट एंटिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता आपके पास, राइट? अच्छा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करोगे, जहां पर गवर्नमेंट एम्पावर्ड करती थी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किसी भी लैंड को एज अवर रिजर्व फॉरेस्ट, एज ए प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब इसके पास में प्रोपर्टी जो राइट्स हैं सारे के सारे, अगेन वो भी हमारी गवर्नमेंट के पास में रहने वाले हैं। देन कमिंग टू द विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट का मतलब हमारे पास सिंपल छोटा सा ये है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो असाइन करती थी किसी भी विलेज की कम्युनिटी को राइट गवर्नमेंट का कि वो एक रिजर्व फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सके, उस प्रोटेक्टेड एरिया को वो ध्यान से रख सके, इसके लिए। अभी इस एक्ट के हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले एक, जो हमारे प्रीवियस लॉज है उनको कंसोलिडेट करना, जैसे जितने भी हमारे पास से पहले वाले लॉज है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 है, 1878 है, 1927 है, ठीक है, इनको सबको हमने एक साथ में कंसोलिडेट कर दिया, एक साथ में हम लेके चले। क्रिएशन ऑफ क्लासेस इन द फॉरेस्ट, कि आपने फॉरेस्ट के अंदर क्लासेस को क्रिएट किया। अभी क्रिएट किया ना हमने क्लासेस को, एक ही फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट भी हो गया उसमें, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी हो गया उसमें, और विलेज फॉरेस्ट भी होगा उसमें, राइट? ऐसे टू रेगुलेट करना मूवमेंट को, डिफाइन करना प्रोसीजर को, नीड टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज द रिजर्व फॉरेस्ट,
रिजर्व फॉरेस्ट बनाना है, उसका प्रोसेस के उसके लिए प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो हमारा ये एक्ट डिफाइन करता है। कौन सा एक्ट? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है आपके पास में, विलेज फॉरेस्ट है, और डिफाइन करना फॉरेस्ट के अंदर होने वाले ऑफेंसेस को टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। देखो सीधी बात होती है, अकाउंटेबल कौन है हमारे इन फॉरेस्ट के लिए, तो जो वो अकाउंटेबिलिटी है इसको इंश्योर करने के लिए हमने इस एक्ट को डिफाइन किया है। ठीक है, अभी बात की जो इसके इनिशिएटिव्स है वो हमने क्या लिए कि जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज थी 1952 की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर एक लाइन को पढ़ा, टू डिफाइन द फॉरेस्ट ऑफेंसेस, कि फॉरेस्ट में होने वाले ऑफेंसेस। एक बात मुझे बताओ, जो हमारे इतने ऑफेंसेस वगैरह ये सब चीजें चलती हैं, वैसे ही अगर हम लोग लिटिगेशन के लिए बात करें पूरी की पूरी, तो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हमारे जुडिशियल बॉडीज हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी हमारे जो अदर सिविल हमारे जितने भी केसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनका इतना बर्डन ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो क्या उन लोगों के पास में इतना टाइम बाउंड, इतनी टाइमिंग्स अवेलेबल होंगी कि वो हमारे जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को हमें इमीडिएट एक्शन के साथ में सॉल्व करना चाहिए, क्या वो उनको सॉल्व कर पाएंगे? तो इसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए या इसी चीज को फास्टनर प्रोसेस में लाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो काम करता है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एनजीटी एक्ट 2010। तो ये उसके लिए ये एक्ट आपका स्पेसिफिकली इसी चीज के ऊपर काम करता है कि जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज वहां पर खड़े होंगे, या कोई भी ऐसा आपका अदर राइट्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं किसको लेकर के, हमारे एनवायरमेंट को लेकर के, वो सब हमारा एनजीटी एक्ट 2000 एक्ट जो है वो लेकर के चलेगा। अब ये बेसिकली हमारी एक जुडिशरी बॉडी है हमारे पास में, एक जुडिशरी आपके पास में बॉडी पड़ी रहेगी, जो बॉडी आपका काम करती है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सुलझाने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंट से रिलेटेड आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर बात कर सकते हो। इस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो टोटली इसमें एक इसका आपका चेयरपर्सन रहेगा, कि ये एक चेयरपर्सन एग्जिस्टेड है, और ये चेयरपर्सन हमारी हेड ब्रांच में, दैट इज हमारे न्यू दिल्ली का जो ऑफिस है उसके अंदर सिचुएटेड रहते हैं। मैक्सिमम जो है हमारे पास में, और मिनिमम मिनिमम 20 मेंबर्स की या फिर 10 मेंबर्स की इसकी बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है, और मैक्सिमम, ये मिनिमम है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका? मिनिमम रहेगा। और अगर मैं इसमें मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम जो मेंबर की बॉडी रहेगी वो रहेगी आपके पास में 30। ओके, हम इसमें जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो मिनिमम रहने वाला है वो आपके 10 मेंबर्स हैं, और जो मैक्सिमम इसके मेंबर्स रहने वाले हैं दैट इज योर 20। ठीक है, मिनिमम कितने मेंबर्स रहेंगे इसमें? 10, और जो मैक्सिमम रहने वाले हैं वो कितने रहते हैं आपके पास में? 20। देखो बेसिकली इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो हमारे पास में हमने बनाया है, उसका हमारा मकसद ही हमारे पास में यही निकल के आता है कि आपको जितनी भी हमारी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको फास्ट ट्रैक पे सॉल्व करना है। अब फास्ट ट्रैक का यहाँ पर सिंपल मतलब ये आता है कि ये इस बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि विद इन 6 मंथ्स अगर कोई आपके पास में इश्यू आया है वो उसको सॉल्व करके लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस एक्ट की हमारी अचीवमेंट्स की बात करूं कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स इस एक्ट ने हमारे पास में हासिल की हैं, तो वो हमारी सतलुज जो हमारी रिवर है, या फिर ब्यास रिवर है पंजाब की, उनके अंदर जो पोल्यूशन की कंट्रोल की इश्यूज हमारे पास में आ रहे थे वो यहाँ पर सोल्व हुए हैं। और इसी एक्ट के अंदर ही हमारे पास में एक जो हमारे पॉलिथीन बैग्स हैं उनके ऊपर, आपका जो पॉली बैग्स है उनके ऊपर पूरा का पूरा एक बैन लगाया गया है कि हाँ अब वो बैग्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, देखो अभी यहाँ हमने दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल ट्रिब्यूनल का कैसा है हमारे पास में। सबसे पहले प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? हमारे दिल्ली में है, और जो चेयरपर्सन है वो भी कहाँ रहते हैं? हमारे दिल्ली में। एक ही चेयरपर्सन से हेडेड किया जाएगा ये। लीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए, बट नॉट मोर देन द 20 जुडिशियली मेंबर्स नहीं होना चाहिए। बहुत सारी सिटीज में बेसिकली 5 ही सिटीज हैं आपके पास में, बहुत सारी का मतलब सिर्फ 5 ही है, ऐसा नहीं कि कई 10-20 सिटीज में अवेलेबल है, नहीं नहीं, सिर्फ 5 ही सिटीज है जहां पर ये अवेलेबल रहेगा। एक हमारा न्यू दिल्ली, एक भोपाल, एक पुणे, एक नेक्स्ट है आपके पास में कोलकाता, और एक और आपके पास में हमारी सिटी है, कौन सी? हमारी चेन्नई, जहां पर ये ट्रिब्यूनल जो है हमारी अवेलेबल रहती है। ओके, ठीक है, अभी फंक्शन क्या है हमारी ट्रिब्यूनल के? अगेन बार बार मैंने बोला आपको, स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस देना, स्पेशलाइजेशन हमारी एक जुडिशियल जो बॉडी है वो वहां पर होना। बेसिकली इनका क्या काम है कि जो बर्डन है अदर लिटिगेशन की हमारी कोर्ट से वो हम लोगों को हटानी है, प्लस
हमारे जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज है हमें उनको बहुत ही स्पीडीली जो है आपको उनको सॉल्व करना है। अगेन हमने यहाँ पर फ्यू अचीवमेंट्स इसकी आपकी एड ऑन किया है। मांडोवी जो रिवर है हमारी गोवा में, सतलुज और ब्यास रिवर जो है हमारे पास में पंजाब में, और इंटरिम बैन किया हमने प्लास्टिक बैग्स को, जो हमारी अचीवमेंट्स है। कर्बिंग करना नॉइज पोल्यूशन को, प्रिवेंशन और रिमेडी करना जो पोल्यूशन है वाटर के हमारे साथ में, उसको जो वो सोल्यूशन है वो उन लोगों ने प्रोवाइड किया कि ये सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए प्रोवाइड जो है वो कर दिए हैं इसके। ठीक है, बेसिकली हमारे पास में जो ये ही सारे जो हमारे इसके एक्ट्स की चीजें हैं वो आपके पास में प्रेजेंट है। ओके, एक चीज जो इसमें और एग्जिस्ट करता है वो ये कि इंडिया जो है वो एकमात्र ऐसा लीग में शामिल हो गया है कि जो जिन्होंने प्रोवाइड किया है ऐसी जुडिशरी को हमारी, जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसी जुडिशरीज को प्रोवाइड किया है जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड जो इश्यूज है उनके साथ डील करती हैं। बट एक और अचीवमेंट हमारे इंडिया के पास में ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हमसे पहले दो और ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये इसको किया है कि कंप्लीटली एक ऐसी बॉडी बना दिया, एक ऐसे जुडिशरी को क्रिएट किया है जो एनवायरमेंट के जितने भी इश्यूज है उनके साथ में डील करती है। इट मींस दैट इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री ओवर देयर। हम थर्ड कंट्री ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में जो रिलेटेड इश्यूज के साथ में डील करती है। ओके, तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो सबसे पहले हमने बात किया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के लिए। देखो सिंपल सी बात है, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी की हेल्प के लिए एक्ट डिफाइन करता है। मोटा हमारी जो एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो इसके साथ में डील करता है। क्या होना चाहिए, 75 ईयर्स का टेन्योर पूरा होना चाहिए बिफोर 2005 आपके पास में। ठीक है, वो। और सेकेंडली इस एक्ट के अंदर क्या था, स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स आपका उन्हीं में ये फॉलो अप करता है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के साथ भी हमने इसमें डील किया। सेकेंड केस है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जो आपके पास में डील करता था बेसिकली किसके साथ में, रिजर्व फॉरेस्ट के साथ में। और ये जो हमारा एक्ट है उसने क्या किया, एक राइट भी प्रोवाइड किया हमारी गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कि वो टेक केयर कर सके कि कितना हमारा टिम्बर प्रोड्यूस हो रहा है, और जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हमारे पास में चीजें हैं उनके ऊपर भी वो एक अपना कमांड रख सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन जो है हमारे पास में चल रहा है आफ्टर द डिवाइडेशन। की हमने हमारे जो हमारा जो फॉरेस्ट था उसको रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में हमने डिवाइड कर दिया। देन हमने किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटीपी। एनजीटी एक्ट हमारा 2010 का, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज तो हम उनको जितना जल्दी सोल्व करें उतना ही हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए वो अच्छा रहेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही मेरे पास में। मिलते हैं आपके पास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।